नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव प्रचार के वक्त बीएसपी प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले भाषणों का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से जानना चाहा कि इनके खिलाफ आयोग ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ नोटिस जारी करके जवाब मांग सकते हैं, हमें किसी पार्टी के पहचान को रद्द करने या उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने आयोग के अधिकारियों से भी कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है और सुनवाई के बाद विवादित बयानों पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए बीएसपी प्रमुख मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार करने पर 72 घंटे तक रोक लगा दी है। देश देशांतर में हम बात करेंगे चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली राजनीति की। जानेंगे इसे लेकर क्या कहते हैं चुनाव आचार संहिता, क्या है चुनाव आयोग के अधिकार और कैसे इस पर लगाम लगाई जा सकती है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ रोशन गौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आचार संहिता आखिर क्या कहती है। तो आदर्श आचरण संहिता के तहत किसी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मौजूद मतभेद को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। वोट हासिल करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शेखर अय्यर साहब, आपसे शुरुआत करें तो हमने देखा मोटे तौर पर कि चुनाव आचार संहिता धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर क्या कहती है। जानना चाहूंगी चुनाव आयोग के पास इसे लेकर क्या अधिकार है। देखिए, ये अधिकार को लेकर जो सवाल आज खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी, हमने देखा जब टीएन शेषन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 90s में, आपने देखा कैसे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पावर क्या है और इलेक्शन कमीशन का पावर क्या है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुसार इलेक्शन कमीशन को पूरे इलेक्शन के दौरान सुपरिटेंडेंट की शब्द प्रयोग किया। जब आप सुपरिटेंडेंट करेंगे इलेक्शन की प्रोसेस को, आपका पूरा पावर्स है केस रजिस्टर करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। इतना तक आप जानते हैं जब सेशन सीईसी थे, उन्होंने कई कैंडिडेट को डरा दिया था, कई जगह चुनाव रोक दी कहीं भी अगर वायलेशंस हो। तो मुझे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का अपना पावर को यूटिलाइज करनी चाहिए, क्योंकि बार बार फिर आप सुप्रीम कोर्ट दौड़ के आएंगे, वो भी एक प्रकार से सही मैसेज नहीं है। क्योंकि इलेक्शन, ये पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन को कई जजमेंट्स में क्लियर हो चुका है। और जब मॉडल कोड को इन्फोर्स करने की बात आती है, क्योंकि यह मॉडल कोड पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस लेके किया है, लेकिन हम आज इस तरह के बयान भी देख रहे हैं। जैसे शिवसेना के संजय राउत ने आज कहा कि मॉडल कोड कुछ भी कहें, जो बोलना है हम बोलेंगे। इस तरह की एटीट्यूड जो है, इसको या अपने आप मतलब ऐसे इमोशनल होके कह रहे या रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जो मॉडल कोड सबके लिए है। क्योंकि बात क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी जैसे मैच्योर होती जा रही है, इस तरह किसी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स या कम्युनिटी या कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स करना ये ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी बात है, हमारे देश में ऐसी भी पार्टीज है जिन धर्म पे ही बनाया गया है। एक शिरोमणि अकाली दल है जो सिख पंथ के लिए ओपनली खुला रजिस्टर्ड पार्टी है। वैसे ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए रजिस्टर्ड पार्टी है। जब पार्टीज एक धर्म के नाम पे है, और आप ये भी जानते हैं जब पार्टीज चुनाव के समय जिस तरह कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, और क्यों मीडिया जब विश्लेषण करती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का कि फलाना जात इतना है, फलाना कास्ट इतना है, फलाना जात का कैंडिडेट का इतना है, ये भी तो एक प्रकार से आप धर्म और जात का कॉन्शियसनेस बढ़ा रहे हैं। तो रोशन गौर साहब, आपको भी लगता है क्या कि चुनाव आयोग के पास अधिकार बहुत है, लेकिन उन अधिकारों की व्याख्या सब अपने अपने तरीके से करते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग ने, और बहुत ही निराशा की बात है कि हमारे पास अधिकार नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अगर आप चुनाव आयोग का संविधान पढ़ें तो उसमें स्पष्ट तौर पे नहीं है कि आपको क्या अधिकार हैं। लेकिन जब आप मॉडल कोड
लागू करते हैं तब आपके पास असीमित अधिकार आ जाते हैं। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब तक आप राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप दे तब तक सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास होते हैं, और चुनाव आयोग किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके दंडित करने से लेके सब कर सकता है। तो टीएन शेषन ने, जैसे अभी शेखर जी ने बात की, टीएन शेषन ने अपनी ताकत दिखाई ना कि चुनाव आयोग क्या कर सकता है। तो आज के दिन चुनाव आयोग का ये कहना कि हमारे पास अधिकार नहीं है, ये बहुत ही निराशा की बात है। और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि अब मंगलवार को सुबह सुनाई होगी तो जरूर इसमें कोई लाइन जरूर खींचेगा, क्योंकि ये कहना चुनाव आयोग का, इसी कारण जो नेताओं के जुबान चल रही है, जो कुछ भी बोल रहे हैं, जो उनकी इच्छा है, उन्हें पता है कि चुनाव आयोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए नेताएं ये सब चीज़ें बोलते हैं। और देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर लाइन खींचेगा और चुनाव आयोग को अपनी शक्ति का एहसास होगा कि हम चुनाव के दौरान क्या कर सकते हैं। जैसे उन्होंने आज किया, कम से कम 48 घंटे और 72 घंटे का उन्होंने बैन तो किया योगी जी पर और मायावती जी पर, तो ये अपने अधिकार को उन्होंने थोड़ा सा उपयोग तो किया, लेकिन कब किया? जब पीछे से सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ दिया। तो उनको भी अपनी ताकत देखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है कि जरूर कल कोई अच्छा फैसला आएगा। केतकर साहब, कितनी उम्मीद लग रही है आज जो कोर्ट ने कहा है? अब आगे 6 चरणों का चुनाव अभी और बाकी है, कितना असर पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर मैं तो केवल इसको जाति और धर्म के मामले से जोड़कर नहीं देखता हूँ। जिस तरह से कल से बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें कुल मिलाकर लोगों को ही ये कहने का समय आ गया है, राजनेताओं को, कि माइंड योर लैंग्वेज। देखिए, एक इसके 2 पक्ष है। एक जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि संविधान में तो वैसे इलेक्शन कमीशन के अधिकार ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, इलेक्शन कमीशन डिफाइंड है, इलेक्शन कमीशन का रोल डिफाइंड है। रोल क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। टीएन शेषन जी के समय जो इस सेंटेंस को जब परिभाषित किया गया, तो फ्री एंड फेयर करने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब मैं करूंगा, और वो सब करूंगा तो इसका भी इंप्लीमेंटेशन करूंगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बनेगा, एपिक कार्ड्स भी वितरित होंगे। और बिहार जैसे चुनाव में तो उन्होंने ये स्टैंड लिया कि एपिक, जब तक फोटो आइडेंटिटी कार्ड वितरित नहीं होते चुनाव ही नहीं होगा। तो ये एक तरफ है, ये नियमावली एक तरफ है। दूसरी तरफ भारत के चुनाव का या राजनीति का इतिहास ये कहता है कि 1940 के दशक से लगभग जाति और उपासना पद्धति के आधार पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी माना और पॉलिटिकल विश्लेषकों ने भी माना, और उसके आधार पर जाति के आधार पर संगठनाएं बनाई गई, उनके आधार पर मोबिलाइजेशन। देखिए, आप इतने लोगों तक नहीं जा सकते, तो आप क्या कर सकते हो? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, ऐसे एक ग्रुप के नेता को या ऐसे एक ग्रुप को एड्रेस करते हो ताकि आपका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो। कास्ट के आधार पर भी पार्टीज बनी है, रीजनल आइडेंटिटीज के आधार पर, वो क्या एक दूसरे के खिलाफ एनिमोसिटी नहीं पैदा करती है? कितने सारे, अब ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स है जो सरमन्स देते हैं, फतवा जारी करते हैं, आदेश जारी करते हैं कि इस पक्ष में देना या इस पक्ष में नहीं देना। किस किस को इलेक्शन कमीशन रोकेगा? तो मुझे लगता है परिपक्व लोकतंत्र में अल्टीमेटली जन का जो दबाव है वही अल्टीमेटली काम करेगा। ये तो है कि लीगली जो पॉसिबल है वो सारे कदम हम उठाए, उसको नियमों में बांधे, लेकिन उसमें फिर भी रास्ते निकाले जाएंगे, उसमें फिर भी उसका कैसे उपयोग या दुरुपयोग करना है होगा। तो इसलिए मुझे लगता है जब लोकतंत्र में इस तरह की मानसिकता बनेगी कि हम जाति, धर्म या प्रदेश की भावनाओं से उठकर हम गवर्नेंस के इश्यूज पर, विकास के मुद्दे पर, कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी और चरित्र के मुद्दों पर, लेकिन मुझे लगता है एक लोकतंत्र के नाते हमें बड़ी लंबी अभी उसमें लड़ाई लड़नी है। ये सब अगर बैकग्राउंड में जाए तो 2014 में जब लोकसभा चुनाव थे, उस दौरान बीजेपी नेता अमित शाह और हमने देखा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर भी प्रचार के लिए रोक लगाई गई। और जिस तरह से अलग अलग धर्मगुरुओं की बात कर रहे हैं केतकर साहब, तमाम ऐसे मामले हैं। अगर देखें तो नागालैंड में जो चुनाव संपन्न हुआ, बैप्टिस्ट चर्च की तरफ से कहा गया, गुजरात चुनाव में भी चर्च ने कहा, तमाम ऐसे मामले हैं। अगर उसके बैकग्राउंड में हम जाएं, भारत की राजनीति को समझते हुए जैसा आप समझा रहे हैं, कितना मुश्किल लग रहा है इसको कंट्रोल कर पाना, या कितना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, ये बिल्कुल एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बात आती है जब
एक धर्म का जब होता है तो कहते हैं नहीं नहीं वो ठीक है, वो फलाना माइनॉरिटी है, ये है। जब दूसरी धर्म की बात आती है तो कहते हैं नहीं ये तो गलत बात है, आप माइनॉरिटी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर वो जैसे आजकल हमने देखा है कि नए नए टर्म्स आ गए हैं अब, क्योंकि पहले था कि सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म, अब मेजॉरिटेरियनिज्म और माइनॉरिटेरिज्म, ऐसी अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया जा रहा है जिसको लेकर एक मानसिकता की बात होती है। लेकिन सवाल है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की ऐसे, जैसे क्योंकि प्रफुल्ल केतकर जी ने एक दूसरी बात कही, जो लोग चुनाव के प्रोसेस में नहीं है लेकिन बाहर है, वो फतवा जारी कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, या चर्च में लेटर बांट सकते हैं अपने जो लोग आते हैं। अगर इस तरह की भी जब चीज़ें हैं, आप केवल इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज पे रोक लगा सकती है, कैंडिडेट्स पे रोक लगा सकती है, लेकिन इनको क्या करेंगे जो आपके ये में नहीं है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि दूसरी बात, चुनाव जब तक है इस पर सब लोग गंभीर से सोचते हैं, जैसे चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गया, फिर ये बातें फिर रह जाती है जब तक दूसरा चुनाव नहीं आता। तो इस पर मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस पर हमें गौर से ये करना चाहिए, क्योंकि आप ट्रूली मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इस तरह सेक्टेरियन अपील किसी भी ये को हो, मतलब किसी ग्रुप को हो, किसी इस अपील पे हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्या आगे ऐसी चलेगी डेमोक्रेसी? और दूसरी बात देखिए, पार्टीज में कैसे लोगों को चुनते हैं कि फलाना की इस फलाना कम्युनिटी का है, उसका चुनाव क्षेत्र में इतने लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज भी इसको एनकरेज करते हैं। उनकी कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस में यही है, या कोई धर्म के नाम पे कैंडिडेट चूज करते हैं, या कास्ट के भी, क्योंकि वो भी एक रियलिटी है, इसलिए करते हैं क्योंकि भाई सीट जीतना है। जब चुनाव जीतना है उसमें बाकी क्या चीज़ है, क्या कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे। मुझे लगता है जैसे हमने मनी पावर को लेकर देखते हैं कि भाई सब लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस पर उतना नहीं रिएक्ट करते, जब मुझे लगता है कि दोनों बड़े सोशल इवल्स हैं, इसे मुकाबला करनी चाहिए, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। सोचिए आज हमारे अगर नौजवान जो हैं वो देखिए किसी धर्म में जन्म होना या किसी जात में जन्म होना ये किसी का चॉइस नहीं है, दीज आर एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ। तो आगे वो जब देखते हैं भाई कोई कह रहा है कि मैं आप मेरे लिए वोट करेंगे तभी मैं काम करूंगा, अगर इस तरह की अपील, ये भी गलत बात है। क्योंकि तो मुझे लगता है, और कैंडिडेट्स को भी सोचना चाहिए, जैसे वाजपेयी जी कहते हैं चुनाव पार्टियां बनते बिगड़ते, चुनाव आते जाते हैं, इस तरह क्यों करते हो? क्या इसके बिना भड़काऊ भाषण के बिना आप चुनाव अपील नहीं कर सकते? नहीं, इसके साथ साथ दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं रामपुर में, किस तरह एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट, खास करके एक महिला कैंडिडेट खिलाफ जिस तरह एक कैंपेन चला रहा है, पोस्टर लग रहे हैं रामपुर में, और देखिए महिला कैंडिडेट के साथ और दूसरी बात होती है, उनकी कैरेक्टर पे, उनकी ये पे कई चीजें जो किया जा रहा है। मुझे लगता है ऐसे केसेस में तो टोटली आप कैंडिडेट को बाहर करना चाहिए, डिबार करना चाहिए। गौर साहब, जैसे अय्यर साहब भी कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त तो इस मामले पर चर्चा हो रही है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। थोड़ा सा अगर हाल के सफर की बात करें तो 1990 में गोस्वामी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, किस तरह से अधिकार बढ़ाए जाए और क्या किया जाना चाहिए इन सब को लेकर। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो क्या इस बार कुछ सीरियसनेस नज़र आ रही है? मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग पे निर्भर करता है। अगर चुनाव आयोग ने दोबारा से इस पर कोई कमीशन बिठाया और उसके रिकमेंडेशन आए, और जब हम दूसरे चुनाव में जाएं, उस बीच का जो हमारे पास टाइम होता है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन बात अभी शेखर जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हम चुनाव जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, और अपने अधिकारों की फिर कहीं चर्चा नहीं होती कि हमारे अधिकार हैं, नहीं है, हमने कैसे चुनाव लड़ा, नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी अपनी अपनी जगह है, लेकिन चुनाव आयोग के अलावा जो सिस्टम है हमारे पास आईपीसी में कितने सारे धाराएँ हैं। अगर कोई धर्म का उपयोग करता है, अगर कोई जाति का उपयोग करता है, अगर कोई विद्वेष फैलाता है, कोई नफरत फैलाता है, हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, हम उनके तहत उन पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन चूँकि सब लोग बिजी रहते हैं और हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो एक एक क्षेत्र का जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण के आधार पर टिकट बांटते हैं, और हम जो जनता है, ये हमारी कमजोरी है कि हम भी उसी आदमी को वोट देते हैं जो हमारी जाति का है या हमारे धर्म का है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष, दोनों हमारे लिए जिम्मेदार हैं। क्या हम कभी इस स्थिति पे आ पाएंगे जब हम पूरी तरह से विकसित हो जाएं, या हमारा जो मेंटल स्टेटस है या हमारा जो शैक्षिक स्तर है वो बढ़ जाए कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के और फिर विकास की बात करें, देश के मुद्दों की बात करें, जैसे कि अभी वेस्टर्न कंट्री में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इमीडिएट तो हम इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं,
पर जैसे युवा पीढ़ी, जो अब नई पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी जब 10 साल, 15 साल, 20 साल जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तो शायद उनके ज़माने में ऐसा हो पाए कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठ पाएँ और देश के लिए, देश के मुद्दों पर हम चर्चा कर पाएँ। क्योंकि केतकर साहब, यही है कि प्रचार तो कुछ दिन चलेगा लेकिन राजनीति लगातार चलेगी। जैसे गौर साहब भी कह रहे हैं कि किस तरह से अब युवा आगे आए और ज़मीनी स्तर से किस तरह से बदलाव आए, क्योंकि हम देखते हैं घोषणा पत्र में जो तमाम वादे किए जाते हैं उन्हें लेकर भी बहुत कुछ आचार संहिता में है, लेकिन वो भी लागू नहीं होता। तो ये सारे स्तर पे बैलेंस करना किस तरह से हो पाएगा? ये देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि बाकी सारे देशों में यह सब नहीं होता है। जहां पे लोकतंत्र है वहां पे मोबिलाइजेशन के लिए आप हथकंडे ये अपनाते हो, पॉलिटिकल पार्टीज ये अपनाती है, और डेमोक्रेसी की सारी थियरीज में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की जो थियरीज है, सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास जैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट और कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पूरा का पूरा थियरी देते हैं इस पर। अमेरिका के चुनाव में क्या ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं होती है? वो तो रेस के आधार पर होती है, वो क्या गलत नहीं है, लेकिन खुलेआम होती है रिपब्लिकन ये है और डेमोक्रेट्स ये है। तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि बाहर कहीं मॉडल बहुत अच्छा है। हम इवोल्यूशनरी फेज में हैं। मुझे ये लगता है कि जो युवा है वो एस्पिरेशनल है। आज वो बियॉन्ड कास्ट लाइंस, बियॉन्ड रीजनल लाइंस, नई एस्पिरेशंस की तरफ बढ़ रहा है, और उसकी एस्पिरेशंस जो है वो कॉमन है। सोशल मीडिया ने एक अलग प्लेटफॉर्म पर हम सबको लाकर खड़ा कर दिया है, उस कारण से भी बहुत सारी एस्पिरेशंस बदली है। मुझे लगता है इसके कारण भी बहुत सारा बदलाव आएगा। उसके कुछ नए चैलेंजेस भी आएंगे, उसके खिलाफ भी हमें जूझना पड़ेगा। लेकिन आप याद कीजिए, पहली बार जब ऐसी पॉलिटिकल इसके कारण कुछ टफ डिसीजन लिया गया था, किसके खिलाफ लिया गया था? शिवसेना सुप्रीमो बालासाहब ठाकरे के खिलाफ। 6 साल के वोटिंग अधिकार पर भी उनकी पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन क्या उसके बाद सब कुछ बदल गया? क्या वो नहीं बदलता है। इसका कारण जो रोशन जी कह रहे थे कि क्या एज अ वोटर हमारे वोटिंग बिहेवियर का आधार आज भी यदि कास्ट है, रिलीजियस आइडेंटिटी है या रीजनल आइडेंटिटी है, ना कि आइडियोलॉजी, तो ये कैसे बदलेगा? पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑब्वियसली, तो इसके लिए वोटर जिम्मेदार है या पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है? तो समाज के नाते हमें ये डुअल या डायलेक्टिकल रोल जो है इसको निभाना पड़ेगा कि एक तरफ वोटर का एजुकेशन, कि वो वोट करते हुए कौन से राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्र हित में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का हित सामने रखते हुए कौन से मुद्दों पर ये करे। इसका एक अभियान, मीडिया का भी इसमें अच्छा रोल हो सकता है, सोशल मीडिया का रोल हो सकता है, इलेक्शन कमीशन अपना रोल निभा ही रहा है, इंटेलेक्चुअल्स इसमें रोल ये कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ही ये बेसिक पैरामीटर मानकर चले कि नहीं, देखिए जी इतने यूपी में ये कास्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस कास्ट के इतने लोगों को ही टिकट दिया गया, इतने लोगों को नहीं दिया गया, या ये रिलीजन की इस कैंडिडेट को टिकट ही नहीं मिला है, यही हमारे सारे विश्लेषण का आधार, तो हम अपने वोटर्स को वही सिखा रहे हैं कि ऐसे ही वोटिंग होता है, ऐसी ही डेमोक्रेसी चलती है। देन आई थिंक लीगल इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली बिकम इनइफेक्टिव। डेमोक्रेसी में पीपल गेट्स गवर्नमेंट दे डिजर्व, ऐसे कहते हैं। हमारा सोशल फ्रेगमेंटेशन है तो उसका प्रतिनिधित्व, उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं राजनीति में भी निकल के आएगा। मंडल के बाद जो सोशल फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसका सारी की सारी चर्चा ओबीसी पॉलिटिक्स में आकर राजनीति में भी रुकना, ये कोई एक्सीडेंट थोड़ी था। वो तो नीतिगत फैसले, उसका समाज में होने वाला परिणाम और उसका फिर से राजनीति में दिखने वाला परिणाम, इसका यह स्वाभाविक चक्र है। तो मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र में ये पूरी तरह से हम कभी भी खारिज कर सकते हैं। इसके दुष्परिणाम देखिए, इवन चुनाव जो आचार संहिता, उसमें क्या है, इस भावनाओं को भड़काना, इसके आधार पर समाज में तेड़ पैदा करना। इसका मतलब ये, अब कुछ बहुत सारी पार्टियां हैं जो ओपनली कहती हाँ हम इस जाति के लिए ये करते हैं, जाति के समीकरणों के शॉर्ट फॉर्म्स ये किए जाते हैं, और अभी नहीं किए जाते। कांग्रेस के जमाने से प्राचीन, मतलब बिल्कुल स्वतंत्रता के बाद जो टिकटों का बंटवारा हुआ, उसमें भी कौन से जाति के कौन से समीकरण कौन से राज्य में बनेंगे, इसके आधार पर ऑफिशियली पत्र लिखे गए, चर्चाएं हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इवोल्यूशन है सोसाइटी का, उस सोसाइटी के इवोल्यूशन का एक पॉलिटिकल रिपरकशन भी है।
लेकिन ये जो अभी पर्टिकुलर भाषा के प्रयोग के साथ हो रहा है, अब स्वाभाविक रूप से अब चर्चा में ये भी आ गया कि यहाँ पे 48 घंटे क्यों, यहाँ पे 72 घंटे क्यों, इसके पैरामीटर्स क्या है, इसके सब्जेक्टिव पैरामीटर्स होंगे या ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होंगे। तो ये सारी चर्चाएं हमें खुले मन से करनी पड़ेंगी, ये चैलेंज है। यही इसका थोड़ा सा और एक्सटेंशन हम जाए तो बात आती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी। वहां पे तो अध्यादेश भी फाड़े जाते हैं, कैबिनेट के निर्णय भी पलटाए जाते हैं। तो हम कब इस पर खुले मन से चर्चा करने को, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन या जुडिशियरी केवल इसका निर्णय कर सकती है। अल्टीमेटली लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्लियामेंट है, वो इस पर कभी भी मेजोरिटी से अंकुश लगा सकती है। और वहां पे तो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, अगर हम देखें 1990 में राज्यसभा में बिल पेश किया गया, 1993 में वापस ले लिया गया कि हम इसको बेहतर और रिवाइज्ड वर्जन लेके आएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। तो जिस तरह से बदलाव लाने की बात केतकर साहब कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि उस तरह से राजनीतिक दलों पर दबाव बनेगा? दबाव बनने का समय लगेगा, क्योंकि दबाव बनाएगा कौन? अच्छा, दबाव बनने के बाद कार्रवाई कौन करेगा? राजनीतिक पार्टीज ही करेंगे, और पार्टीज तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको इस तरह की जो नैरेटिव है उनको सूट करता है। तो पार्टीज वही करते हैं जिससे उनको लगता है उनका लाभ होता है। लेकिन पार्टीज को समय आ गया ये सोचने के लिए, सबके लिए लाभ तभी होगा अगर आप इन चीज़ों को अभी से थोड़ा दूर रखेंगे या कोशिश करेंगे कि इस पर, क्योंकि जैसे मॉडल कोड भी वैसे ही बना था, पार्टीज ने एग्री करके ही बना था, ये इलेक्शन कोड कोई थोपा नहीं गया था। वैसे इन चीज़ों पर भी सोचना चाहिए। लेकिन जैसे केतकर जी कह रहे थे, देखिए जब आपकी पॉलिटिक्स में ये सब है, केवल आप कह नहीं रहे जिस तरह कोई नेता कह देते हैं उसके बाद कार्रवाई की बात होती है, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजाइजिंग में, मानसिकता में, कार्रवाई में सब ऐसी है। तो प्रॉब्लम तो वो है, और इसे लेकर और बयान, केवल ये बयानबाजी आपको दिखाता है भाई कितना गंभीर है। यानी आप सभी मेहमानों का मानना है कि अभी काफ़ी लंबा सफ़र इसे लेकर तय किया जाना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो धर्म के नाम पर वोट मांगने की राजनीति पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी दिखाई और इसे लेकर चुनाव आयोग के अधिकारों की समीक्षा करने की बात जरूर कही है। अब ये राजनीतिक दलों के लिए कितना गले की फांस बनेगा और इससे कितना असर आगे वाली राजनीति पर पड़ेगा, लेकिन इस तरह के निर्देश और संज्ञान भारत में जातिगत राजनीति को रोकने और सभी के लिए समानता का भाव लाने वाला जरूर है। राजनीतिक दल अब इसका कितना अनुसरण करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल देश देशांतर में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।